लोकसभा तो जीत नहीं पाए कभी और विधानसभा भी हाथ से चली गई। तो अब ये जो एक हार मिली उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल के तेवर खत्म हो गए? ये किसने कहा आपसे? वो दिखाई देना बंद हो गए। नेशनल इश्यूज पे नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, ये कहा किसने आपसे? सिनेमा का टिकट ब्लैक करते करते ये विधानसभा का टिकट ब्लैक करने का जो आरोप है वो सफर जरा बताइए। सबसे लंबे समय तक सस्पेंड होने का भी आप ही 11 महीने आजादी के बाद जब से ये संसद बनी, हाँ। सबसे ज्यादा समय तक निलंबित रहने वाला सांसद मैं हूँ। जब जांच के लिए जाते हैं आप और बैठते हैं अधिकारियों के सामने तो वो कैसे ट्रीट करते हैं? कोर्ट ने मुझे मना कर रखा है, वरना मैं आपको बता देता है कैसे थोड़ा तो मैं खाली एक चीज का आपको जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, साहब आपने राघव चड्ढा कहाँ है? राघव चड्ढा की अभी पार्टी में क्या जिम्मेदारी है? कि राघव चड्ढा जी तब भी नहीं थे जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। हमारे ऊपर भी भाई, हमारे जब वो बाहर आए तब भी राघव चड्ढा नहीं थे। हमारे ऊपर भी बहुत सारे नेता, अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं। राघव चड्ढा एक पीआर एजेंसी लेकर के आ रहे हैं और वो पीआर एजेंसी अडानी के लिए काम करेगी। कल दिन अगर ये सुनने को मिले कि राघव चड्ढा बीजेपी में चले गए। खान सर से मिल के आए आप अभी? जी हाँ। क्या इरादा है? देखिए, खान सर से मेरी मुलाकात जो हुई थी वो एसआईआर का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। क्यों विशेष मतदाता पुनरीक्षण का ये जो कार्य है उसमें आम आदमी पार्टी को दिक्कत है? पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इस घोटाले में बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैं ये मानूं कि आप एसआईआर के तो साथ हैं, एक महीने के समय के साथ नहीं, अगर और समय मिल जाए तो आप एसआईआर क्यों? आप मुझे बताइए, बिहार का चुनाव अगर एसआईआर पे रोक नहीं लगी तो भारतीय जनता पार्टी आज ही चुनाव जीत चुकी है। इसको चाहे 100 बार अपने टीवी चैनल पे आप चला लीजिएगा। मतलब इस बार विपक्ष एसआईआर पे ठीकरा फोड़ने वाला है, ईवीएम पे नहीं। अगर वो क्रिमिनल का एनकाउंटर करते हैं, आप भी पंजाब में कर रहे हैं। वो क्रिमिनल के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, आप भी पंजाब में चला रहे हैं। तो मतलब ये नीति तो ठीक है ना योगी जी की, आप कॉपी कर रहे हैं। जब ये बात छिड़ ही गई है तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आम आदमी पार्टी का क्या स्टेक है, आप क्या सोचते हैं? जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, जब हम आतंकवादियों के 21 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते थे, जब हम बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकते थे, ऐसे समय में अमेरिका हिंदुस्तान का सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। कि अभी कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने ये कहा कि मेरी तो सांसद निधि इतनी है नहीं कि मैं सबकी मदद कर पाऊं, मुझे तो बड़े कम पैसे मिलते हैं। तो क्या आपकी सांसद निधि अलग है, उनकी अलग है? फिर जया बच्चन क्यों नाराज हो गई आपसे? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज मेरे साथ जो मेहमान टेक ऑफ करने वाले हैं उनका राजनीतिक सफर यूं तो बाकी बड़े नेताओं के मुकाबले कम है, लेकिन अपने थोड़े से राजनीतिक सफर में उन्होंने वो तमाम काम कर लिए हैं जो बहुत से नेता दशकों में कर पाते हैं। आंदोलन के साथ शुरुआत उन्होंने की, पार्टी की स्थापना भी कर ली, जनता का अपार प्यार मिला, सांसद बन गए, जेल यात्रा भी कर ली। अब ये तमाम वो काम है जो बड़े बड़े नेता कई वर्षों में कर पाते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, टेक ऑफ हम करते हैं और सबसे पहले तो बोर्डिंग पास दे देते हैं। आज मेरे साथ टेक ऑफ विद एसकेटी में है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं जितनी बार भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से मिली हूं, क्योंकि 15 साल तक मैं मीडिया में थी, और एक सवाल जो सबसे किया जाता है कि जी विधानसभा तो आप हर बार जीत जाते हैं, लोकसभा में मात खा जाते हैं। आज पहली बार मैं इस सवाल के साथ शुरुआत कर रही हूं कि लोकसभा तो जीत नहीं पाए कभी और विधानसभा भी हाथ से चली गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लोकसभा के चुनाव में 2014 में हम लोग बुरी तरह से हारे थे और तब आम आदमी पार्टी का मरसिया पढ़ा गया कि अब ये आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई। पूरे देश में हमारी कुल 4 सीटें आई थीं पंजाब से, और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी उस वक्त
पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए थे और कई राज्यों में उनकी सरकार बनी थी। महाराष्ट्र जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे और इसी रामलीला के मैदान में उन्होंने कहा था कि ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, हमको वोट दे दो। तो मैंने कहा था डेमोक्रेसी के अंदर जनता तय करती है कौन विधानसभा में जाएगा, कौन जंगल में जाएगा। और बीजेपी को उठा के 3 सीटें दी, जंगल में भेज दिया दिल्ली की जनता ने, और केजरीवाल जी को 67 सीटें दी। कब? उस वक्त जब 14 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को बिल्कुल समाप्त माना जा रहा था। फिर हमने 5 साल काम किया। 2020 में हमने कहा कि भाई अगर काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। 62 सीटें दी जनता ने, जबरदस्त बहुमत के साथ जीत के आए हम लोग। फिर 20 से 25 का जो सफ़र रहा वो हमारे लिए मुश्किल रहा। 20 से 25 में मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में हमको काम करने नहीं दिया गया। दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाया गया, चाहे हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहा, चाहे हमने स्कूल के काम करने चाहे, चाहे हमने सीवर के काम करने चाहे, पानी के काम करने चाहे, हर काम में दिक्कतें खड़ी की गई। और ऊपर से एक्साइज पॉलिसी को लेके एक झूठा मामला बना के एक आदमी को जेल में डाला गया, जिसमें मनीष सिसोदिया जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, मैं जेल गया, केजरीवाल साहब को जेल में डाल दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ रहे थे, जबकि हमारे पास शायद जितनी उपलब्धियां हम गिना सकते थे, बता सकते थे, जितना काम हमने किया दिल्ली के अंदर, वो पिछले 2-3 साल में बाधित हुआ। और इन सब के ऊपर जो काम किया बीजेपी ने कि उन्होंने तंत्र का जबरदस्त दुरुपयोग किया। मतलब चुनाव आयोग के नाक के नीचे आप देखिए कि जहां चुनाव आयोग का दफ्तर है, उसी क्षेत्र में नई दिल्ली के अंदर मंत्रियों के बंगले में 33 वोट, 35 वोट, 27 वोट, 22 वोट बनाए गए। हमने लिखित में शिकायत की उसकी। जूता बांटा गया, पैसा बांटा गया, दारू बांटी गई, साड़ियां बांटी गई। कैमरे पे आप लोगों ने कैद किया, दिखाया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस लड़ाई में हम 2% वोटों से पीछे रह गए। सीटों के मामले में हम ज़्यादा पीछे रह गए, लेकिन अगर आप मत प्रतिशत आम आदमी पार्टी का देखेंगे तो हमें 42% वोट दिल्ली में मिला। और एक बात मैं इसके साथ और जोड़ना चाहूँगा कि आज 4 महीने के बाद, 4-5 महीने बीतने के बाद अगर आप दिल्ली की जनता के पास जाएंगी और उनसे सवाल करेंगी तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्रोध से, गुस्से से, आक्रोश से भरी हुई है। हमारे पर ब्लेम किया जाता था कि हम पानी में बरसात के समय में दिल्ली की व्यवस्था संभाल नहीं पाते। आज क्या हो रहा है? गंदा नाला बन गया है सड़कें। वो मिंटो ब्रिज का वीडियो बार बार इसको अलग राज्य घोषित कर दो। हमने तो मांग की कि भाई कर दो अलग राज्य घोषित। हाँ। सौरभ भारद्वाज जी ने उस पर मांग की। हाँ। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। दूसरा, बच्चों के स्कूल की फीस 10 साल हमने नहीं बढ़ने दी शालिनी जी। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बच्चे को दिल्ली के अंदर पढ़ाना कम से कम महीने में 10,000 रुपए का खर्चा आता है, कम से कम। हमने सरकारी स्कूलों को बेहतर किया और प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी 10 साल तक लगातार। केजरीवाल साहब ने, मनीष सिसोदिया जी ने अंकुश लगा के रखा। शिक्षा माफियाओं को हमने बढ़ने नहीं दिया। क्या हालत हो गई 4 महीने में? दिल्ली के अंदर पेरेंट्स को स्कूलों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। 80% फीस बढ़ाई गई, कोई बोलने वाला नहीं है। आज वो लोग गुस्से में हैं, नाराजगी में हैं। जिस दिल्ली में पावर कट क्या होता है लोग भूल गए थे। केजरीवाल के 10 साल के राज में पावर कट किस चीज को बोलते हैं, किस चिड़िया का नाम है, भूल गए थे लोग। आज 4-4 घंटे, 6-6 घंटे दिल्ली में पावर कट हो रही है। लेकिन तो मुझे लगता है कि भ्रमित करके, तंत्र का दुरुपयोग करके आपने इस बार जरूर सफलता पाली, लेकिन दिल्ली की जनता अपने फैसले पे पछता रही है और उसको लग रहा है कि उससे चूक हो गई, गलती हो गई। दिल्ली के झुग्गी बस्तियों को खंडहर बना दिया गया है।
बुलडोजर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उनके गरीब आदमी के दुकानों पे, मकानों पे। आप सोचिए कितनी मुश्किल से वो लोग एक अपना छोटा सा घर बनाते हैं। 30-30, 40-40, 50-50 साल से जो लोग अलग अलग इलाकों में रह रहे थे, उनके आपने घर तोड़ दिए, उनकी दुकानें तोड़ दी, मकान तोड़ दिया। मतलब मद्रासी कैंप में मैं गया था, वो 50-60 साल पहले वो लोग आके यहाँ पे बसे हुए थे। उनको आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं, उनके घरों पे आपने बुलडोजर चलाया। तो ये बीजेपी ने बता दिया कि वो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आए हैं, वो दिल्ली को बनाने के लिए नहीं आए हैं, गरीब आदमी को राहत देने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। वो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आए हैं। ये 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया। और अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, तो वो तो फिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही दे सकते हैं। बाकी नफरत की राजनीति का सहारा लेके, झूठे मुकदमे लगा के ये चुनाव वो जरूर जीत गए। तो आपका सवाल अपनी जगह सही है, हाँ। लेकिन उसके पीछे के जो कारण है वो ये है। मैं मेरे व्यूवर्स से भी कहूंगी, क्योंकि संजय जी आपने मुझे कहा कि आप अगर दिल्ली की जनता के बीच में जाइए तो 4-5 महीने में दिल्ली का जो हाल बीजेपी ने कर दिया है, बिल्कुल। जनता पछता रही है। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, दिल्ली वालों जो सुन रहे हो, कि दिल्ली की क्या स्थिति है। संजय जी कह रहे हैं लाइट नहीं आ रही है आपके घर में, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो आप बताइए जरा कि आपकी दिल्ली में क्या स्थिति अभी आपको दिखाई दे रही है। पर मुझे एक बात बताइए संजय जी, क्योंकि ये आप भी मानेंगे कि चुनावों में जीत हार लगी रहती है। बिल्कुल, कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी कोई पार्टी जीतती एकदम। है। कई बार तो हमने भारत में देखा है कि काम के आधार पर पार्टी चुनी ही नहीं जाती है। ये कई बार उदाहरण दिखाया गया है। तो वो पार्टी जहां के कार्यकर्ता शुरू से ये नारा लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को वो पीएम बनते देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद पीएम मोदी के सामने जाकर के चुनाव लड़े। अगला प्रधानमंत्री देश का हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को देखना चाहता था। तो अब ये जो एक हार मिली, उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल के तेवर खत्म हो गए? ये किसने कहा आपसे? वो दिखाई देना बंद हो गए। ये नेशनल किसने इश्यूज, कहा? नेशनल ये- इश्यूज पे नहीं बोल रहे मैं हैं। कह रहा हूं, ये कहा किसने आपसे? अरविंद केजरीवाल एक मेहनती नेता है, और ये गलतफहमी जो किसी के दिमाग में फैलाई जा रही है, या लोग पाल रहे हैं या पालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने दिमाग से सबको निकाल देना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल गुजरात में संगठन का निर्माण करने में जीरो से लेके और ऊपर तक कैसे वहाँ पे चुनाव जीतेंगे, कैसे वहाँ रैलियाँ होंगी, सभाएं होंगे, इस काम में लगे हुए हैं। पंजाब में कैसे एक एक चीज़ों में सुधार होगा, उस काम में लगे हुए हैं। नशा बंदी से लेके और तमाम वो मुद्दे जो पंजाब की जनता को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे थे, उन सब मुद्दों पे भगवान मान जी के साथ मिलके एक योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, बाकी दूसरे राज्य हैं, वहाँ के संगठन के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी दी है। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, इन सारे जगहों पे अच्छा संगठन बने, उसके काम में लगे। तो कई बार क्या होता है कि एक बात आपके बारे में फैला दी जाती है जिसका सच से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता। तो ये जो मैं सुन रहा हूँ कई 1-2 महीने से कि केजरीवाल कहाँ है, केजरीवाल, अरे भाई केजरीवाल काम कर रहे हैं, बैठे नहीं हैं। और मैं उस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते, जो भी आप समझिए, मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जितनी मेहनत वो मुख्यमंत्री रहते हुए कर रहे थे, उससे ज्यादा मेहनत आज की तारीख में कर रहे हर हैं व्यक्ति संगठन की- के विस्तार के लिए। हाँ। पार्टी को दूर दूर तक पहुंचा। और अगर नहीं कर रहे होते तो अभी 2 नतीजे आए ना सामने। पंजाब का नतीजा सामने आया, गुजरात का नतीजा सामने आया। गुजरात में हमारे विधायक से इस्तीफा दिलवाया गया था, वो सीट खाली करवाई गई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत वहां पे लगाई, सत्ता का जम के दुरुपयोग किया। बावजूद इसके हम पिछले चुनाव के मुकाबले 3 गुना ज्यादा वोट से जीते। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ संजय जी कि आपने तो कह दिया कि वो पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो जिस मुखर तरीके से देश के हर मुद्दे पर सामने आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए मेरी बात को कि जब पीएम मोदी नहीं होते हैं संसद में, संसद का सत्र चलता है, तब आप लोगों को ये गलत लगता है ना कि देश का प्रधानमंत्री यहाँ नहीं होकर विदेश में है। तो देश के प्रमुख मुद्दों के ऊपर अगर वो शख्स, अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स जो पहले इतना मुखर होकर बोलता था, अब अगर अचानक से गायब हो जाए,
तो फिर सवाल तो उठेंगे। झुग्गी वालों के लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ जंतर मंतर पे, केजरीवाल आए और बोले, रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, अलग अलग योजनाओं को लागू किया जा रहा है पंजाब में, गुजरात में, दिख नहीं रहे हैं केजरीवाल? जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब क्या होता है कि एक पार्टी को अलग अलग समय पे अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए, वो सबके साथ है। ये रणनीति आप लोगों की? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि रणनीति में बदलाव करना चाहिए, हमेशा आप एक रास्ते पे नहीं चल सकते। तो इसलिए आज की तारीख में हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी यह है कि अलग अलग राज्यों में जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है वो अपने संगठन का विस्तार करने में दिन रात मेहनत करें। और ये निर्देश भी दिया गया है सबको कि भाई आप लोग काम कीजिए, पार्टी को बढ़ाइए। तो आप इस दृष्टि से देखिए, चुनाव आएगा तो आपको पता चलेगा हमारी मेहनत का क्या नतीजा निकला या नहीं निकला। लेकिन अभी आप लोगों की ये रणनीति है कि अरविंद केजरीवाल को कैमरे से दूर रखो। नहीं, आप इसको इस रूप में भी कह सकती हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर कैमरे से अपने आप को दूर रख के पार्टी विस्तार के लिए काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, संगठन के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा है। भाई ये अब मुख्यमंत्री के तौर पे वो कुछ भी बोलते थे, कहते थे, तो आपको ज़्यादा उसको दिखाना चलाना पड़ता था। अब आपको लगता है कि शायद वो दूर हो गए हैं मुद्दों से, अलग हट गए हैं। तो ये नज़रिया होता है देखने का, मैं ऐसा मानता हूँ। हम इंतजार करेंगे वो ब्लॉकबस्टर मूवी का, जब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वापस सामने आएंगे, जनता से बात करेंगे। बात कर रहे हैं, जनता से तो बात कर रहे हैं, जनता के कैमरे बीच पे में नहीं है। हाँ, हो सकता है। अब उसका एक आप सोच सकती हैं इस तरीके से। हाँ, दिल्ली में चुनाव आप क्यों हारे, इसके आपने बहुत से कारण गिनाए, जिसमें बीजेपी ने कैसे छद्म तरीके से कोशिश की जीत की, आपने वो भी बताया, और कैसे आप लोगों को जेल डाला गया वो भी बताया। इस पूरे सिनेरियो में आपने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि शायद आतिशी का मुख्यमंत्री बनाया जाना तो गलत नहीं था, शायद आप उनसे ज़्यादा पॉपुलर थे, आपका चेहरा सामने रखना और बेहतर होता। देखिए, ये गलत फहमी किसी को अपने बारे में हो तो वो अच्छा नहीं है, और ख़ास तौर से मैं ऐसी गलत फहमी अपने बारे में बिल्कुल पाल के नहीं रखता। मैं पार्टी में जब भी जो भूमिका मिली, जब भी जो जिम्मेदारी मिली, तो मैंने एक कार्यकर्ता के तौर पे उसको 100% निभाने का काम किया। मैं संसद में हूँ और मुझे अपने आप को अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि संसद में जो भूमिका आम आदमी पार्टी ने मुझे दी है उसको 100% निभाने का काम कर रहा हूँ। उसके लिए कई बार सस्पेंड भी हुआ, कई रातें संसद के परिसर में गुजारी। 11 महीने तक सस्पेंड रहने वाला मैं भारत का आज़ादी के बाद एकमात्र सांसद हूँ। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी की अलग अलग भूमिका है। मुझे पार्टी ने संसदीय दल का नेता बनाया है राज्यसभा में, तो मैं वहाँ पे जाके जो काम कर सकता हूँ वो अच्छे से कर रहा हूँ। आतिशी जी चुनाव जीती, चुनाव जीतने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने अच्छा काम किया। पार्टी ने उनको आगे की मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी दी, केजरीवाल साहब ने और पार्टी ने, तो वो अपनी भूमिका जो 3-4 महीने के लिए उनको मिली थी उसको उन्होंने निभाया अच्छे से। तो ये सोचना, और भाई आप मुझे बताइए कि इसको कैसे आपने 4 महीने में उनके कार्यकाल को ये समझ लिया कि शायद उनको बनाने का फैसला गलत था? बिल्कुल नहीं। कौन सा ऐसा काम गलत किया आतिशी ने 4 महीने में कि जिसके आधार पे आप ये कह सकती हैं कि नहीं। लेकिन मैं ये तो साफ कह सकती हूँ, मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलूंगी कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप आतिशी से ज्यादा पॉपुलर थे। मनीष सिसोदिया आतिशी से ज्यादा पॉपुलर थे, ये मैं दावे से कह सकती हूँ, और इसे कोई नहीं नकारेगा। देखिए, पार्टी ने एक स्टैंड लिया कि भाई, अच्छा मैं कोई विधायक तो था नहीं और मैं राज्यसभा में पार्टी का काम कर रहा हूँ और देश का काम कर रहा हूँ, जो मुद्दे उठाना है उठा रहा हूँ। मैं कहीं उस लड़ाई में नहीं था। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल साहब ने एक निर्णय लिया कि भाई हम जो ये आरोप लगाया जाता है कि पद की लोलुपता है, यही तो कहा जाता था कि इस्तीफा नहीं दिया साहब, जेल में थे, इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा क्यों नहीं दिया वो भी कारण बताया, और मैंने बार बार इस बात को कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो ये ट्रेंड बन जाता देश के अंदर, स्टालिन को गिरफ्तार करो,
फर्जी मुकदमे लगाओ, इस्तीफा लो। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो, फर्जी मुकदमे लगाओ, इस्तीफा लो। सिद्धारमैया को गिरफ्तार करो, फर्जी मुकदमे लगाओ, इस्तीफा लो। ये तो पूरे देश में एक ट्रेंड बन जाता भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेताओं पे, फर्जी मुकदमे लगाओ, जेल में डालो, इस्तीफा लो। तो इस कारण से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया जेल में रहते हुए, लेकिन निकल के आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, और ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि मैं और मनीष सिसोदिया कोई पद नहीं लेंगे जब तक हम चुनाव जीत के नहीं आएंगे। तो वो पार्टी का और उनका खुद का निर्णय था, तो उस निर्णय के साथ वो गए, उन्होंने आतिशी को जिम्मेदारी दी। ठीक है। मैं लेकिन फिर भी अपने व्यूअर्स से एक और बार रिक्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मैं अगर ये मान के चल रही हूँ कि आतिशी उतना पॉपुलर फेस नहीं थी, तो मेरे व्यूअर्स मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि उनकी क्या राय है। मुझे अब आप ये बताइए कि ये जो फॉल्स एक इमेज बनाने की कोशिश बीजेपी की हमेशा रहती है, जैसा आपने कई बार कहा भी कि उनका एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश रहती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, तभी सत्ता में है आपके हिसाब से। ये आपके लिए ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कहाँ से शुरू हुई थी संजय जी, कि आप सिनेमा हॉल के बाहर टिकट बेचते कितनी बार बताऊं आप लोगों को, तब ना बीजेपी थी। कितनी बार मैं बताऊं, मैं हर पॉडकास्ट में ये सवाल मुझसे पूछा जाता है। हाँ। लेकिन देखिए क्या है, भारतीय ये आपके लिए एक चुनौती भी होती है कि अगर ऐसे आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, एक बेसलेस आरोप लगा के आपको वो भी ब्लैक में टिकट नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि टिकट ब्लैक किया है, ये है वो है, गालियां दी जा रही हैं, तो उन परिस्थितियों का आप सामना कैसे करते हैं? तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं इन लोगों को बिल्कुल केयर नहीं करता। आप सवाल पूछती हैं इसलिए जवाब दे रहा हूं, वरना मैंने आज तक कभी अपने मन से कभी जवाब नहीं दिया। हाँ। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में टीचर थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। गांव में हमारे खेत हैं, वहाँ पे घर है, तो वहाँ रहते हैं, सुल्तानपुर में रहते हैं, कभी कभी यहाँ भी आते हैं। माताजी हमारी टीचर थी जूनियर हाई स्कूल की, मुझे उन्होंने बड़े मेहनत से पढ़ाया। अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा मेरी पढ़ाई में लगाया। हाँ। मेरा एडमिशन उड़ीसा के केउंझर में माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया मैंने, वहाँ पे एडमिशन कराया उन्होंने। बड़ी मुश्किल से, मुझे याद है उस जमाने में 500 रुपये भेजते थे पिताजी, और मनी ऑर्डर का इंतजार रहता था। कौन से साल की बात है? ये मैं 89 में। 89 में 500 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। तो 500 रुपये भेजते थे। हाँ। और उसी में मेस की फीस देनी होती थी, उसी में जो सरकारी फीस थी वो देनी होती थी, और इतने मेहनत से उन्होंने पढ़ाया मुझे। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई इस आदमी को, एक छोटे से शहर से आया और इतना ऊंचाइयों पे जा रहा है, और मोदी के बारे में बोलता है, और अडानी के बारे में बोलता है, और अमित शाह के बारे में बोलता है, ये बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर रहता है, तो क्या किया जाए इसका। तो उन्होंने इसको बहुत छोटा और एक गिरा हुआ और घटिया सा इंसान दिखाओ और इसको टिकट ब्लैकिया बना दो। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई मेरे खिलाफ कि इनको ट्विटर पे टिकट ब्लैकिया लिखो। ट्विटर हो, फेसबुक हो, उस पर लगातार वो लोग इस तरह के हमले करते हैं। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि जब भी वो लिखते हैं, मुझे जो जानकारी मिली कि शायद 2 रुपये 3 रुपये एक ट्वीट के उन लोगों को मिलते हैं, तो मेरे नाम पे उनकी कमाई चल रही है, घर चल रहा है, अच्छी बात है। गालियां देने दीजिए, वो उनका काम है। मुझे जो करना है, मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गलत करेगी, मोदी जी कुछ भी गलत करेंगे, मैं बोलूँगा उसके खिलाफ। इनका ये तरीका होता है, कभी अरविंद केजरीवाल को खुजलीवाल, अखिलेश यादव को टोटी चोर, किसी को कुछ भी गालियां देना, ऐसे दुष्प्रचार करना। आपने देखा अभी हिमांशी नरवाल के साथ क्या किया, विक्रम मिश्री की बेटी के साथ क्या किया। तो जो इतने घटिया लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल, तो वो मुझे भी गालियां देते हैं, तो दे उनका, ये एक चुनौती के तौर पर मैं लेता हूँ। लेकिन क्या नाम है उस सिनेमा हॉल का? शुभम टॉकीज। हाँ, शायद शुभम टॉकीज गए हैं आप वहाँ? पिक्चर तो देखा होगा। पिक्चर बहुत देखी है, पिक्चर वहाँ पे शुभम टॉकीज में भी देखी है। अच्छा। वहाँ पे राहुल टॉकीज में भी देखी है, वहाँ पे नेशनल टॉकीज में भी देखी है। ब्लैक में टिकट खरीदा है? सूरज टॉकीज नहीं, ब्लैक में टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं, ऐसा कोई हो कि संजय सिंह नाम का कोई और बेच रहा हो वहाँ पे ब्लैक में टिकट? ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका होता है कि आपको इन सब चीज़ों से वो डेमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं।
ऐसी बातें आपके बारे में प्रचारित करें और ऐसा दुष्प्रचार आपके बारे में करें जिसके बारे में लोग कन्विंस हो जाएं कि अरे यार ये जो आदमी है बहुत ही, ये तो घटिया टाइप का आदमी है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सवाल वैसे तो ये होता है कि आप इतने छोटे से शहर से एक आम स्टूडेंट से लेके इतने बड़े नेता तक का सफर बताइए, लेकिन मैं आरोपों के ऊपर अगर पूछूं तो फिर सवाल ये बनता है कि सिनेमा का टिकट ब्लैक करते करते ये विधानसभा का टिकट ब्लैक करने का जो आरोप है वो सफर जरा बताइए। देखिए, विधानसभा का टिकट ब्लैक करने का या मेरे अपने जीवन में जितने भी ऐसे कोई भ्रष्टाचार का आरोप जितना मर्जी लगा ले, हाँ। उसको हासिल कुछ नहीं होना है। और इस मामले में मैं भारतीय जनता पार्टी को, ईडी को, मोदी को, अमित शाह को, सबको चुनौती देता हूं, कुछ भी मेरे खिलाफ निकालो। और ये एक बार मैं नहीं कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, कुछ भी निकालो मेरे खिलाफ। अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है, मुझे आप 10 गुना ज़्यादा सजा दीजिए। लेकिन दुष्प्रचार का तो कोई मतलब आपके खिलाफ अगर हमने ठान लिया है कि भाई इसको बदनाम करना है, इसके खिलाफ दुष्प्रचार करना है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। आप कर सकते हैं, लेकिन कोई तथ्य, कोई प्रमाण मेरे खिलाफ आज तक किसी भी ऐसे फर्जी आरोप पर नहीं मिला। थक गए ये लोग। तो जब जांच के लिए जाते हैं आप और बैठते हैं अधिकारियों के सामने, तो वो कैसे ट्रीट करते हैं? अब मैं, कोर्ट ने मुझे मना कर रखा है, वरना मैं आपको बता देता कैसे तो थोड़ा कुछ अधिकारियों से आप पूछिएगा तो वही बताएंगे आपको। हाँ। ऐसे ऐसे सवाल करते थे कि जिसपे हंसी आ जाए, और बाद में वो खुद ही माफी मांगते थे। तो मैं खाली एक चीज का आपको जिक्र कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कहा साहब आपने ये 1 लाख रुपए एक अकाउंट में भेजा है, तो ये किस लिए आपने भेजा था 1 लाख रुपए? तो मुझे सच में याद नहीं था कि मैंने किस लिए भेजा। मैंने कहा भाई इसकी डिटेल बताइए, तब मैं आपको बता सकता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, ये तो आपको बता। उनको लगा कि यहाँ कुछ मुझे भ्रष्टाचार का मामला मिल गया। तो कहने लगे नहीं 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 नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए आपने क्यों भेजा है। अब मैंने कहा भाई जब तक आप डिटेल नहीं देंगे तब तक हम नहीं बता सकते। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये एक अंकित जांगड़ा एक है, कोई उसके अकाउंट में आपने पैसा भेजा, अमित जांगड़ा या अंकित जांगड़ा ऐसी कुछ नाम था, उसके नाम पे आपने भेजा है पैसा। तो हमने कहा कि इसका नाम टाइप करो और मेरा नाम टाइप करो। तो उन्होंने टाइप किया मेरे सामने गूगल पे। तो फिर वो जो खबरें उन्होंने पढ़ी तो बोले कि वेरी सॉरी, बहुत गलती हो गई मुझसे। उस बच्चे को SMA टाइप 1 की बीमारी हुई थी, जिसमें करीब करीब 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता था। और मैंने एक मुहिम चलाई थी उस बच्चे के लिए कि वो इंजेक्शन उसको मिल जाए। और उसके फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, अभी भी करते हैं। तो उसके लिए मैंने पूरी मुहिम चलाई थी और कपिल शर्मा जी से और बाकी लोगों से, ये राजपाल यादव जी से, इनसे सबसे बातचीत किया था। तो कहने लगे कि साहब आप तो इतना अच्छा काम किए और मुझसे गलती हो गई, ये सवाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। मैं चाहता हूं मेरे इंटरोगेशन की CD पूरे देश में दिखाई जाए, तो पता चलेगा कि ईडी ने क्या केस बनाया था मेरे ऊपर और क्या वो पूछताछ करते थे। वो दिखा सकते हैं, ये कोई छिपी हुई चीज नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। आप ही को जब मना कर रखा है कि मत बताना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि कोर्ट उसकी अनुमति दे और वो पूरे देश को दिखाया जाए कि कैसे दुरुपयोग किया गया है ईडी का हम लोगों के खिलाफ केस बनाने में। तो देश को पता तो चलेगा भाई, जिन लोगों को आपने 6 महीने तक बदनाम किया, दुनिया भर की खबरें टीवी चैनल पे चली और किंग पिन बताया, ये कहा वो कहा, उनसे सवाल क्या, जांच क्या हो रही थी, क्या पूछ रहे थे उनसे, क्या कर रहे थे? नहीं, ये बड़ा दिलचस्प भी होगा, तो हम लोग देखना चाहते हैं। हाँ, अगर वो चलाई जाए तो मतलब मेरे ख्याल से OTT पे वो ब्लॉकबस्टर साबित होगी। सीरीज बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी पूरी, जैसे वो लोग हमसे पूछताछ करते थे। अब हमसे बोले कि ये राधिका सिंह कौन है, तो हमने कहा बताइए क्या हुआ। नहीं,
राधिका सिंह ने आपके खाते में 1.5 लाख रुपए भेजा है। तो हमने कहा अच्छा, आप ये बताइए, आप मेरी ईमानदारी की जांच कर रहे हैं कि आप मेरे भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं? बोले आप फालतू की बात मत कीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए, राधिका सिंह है कौन? हमने कहा आप मेरे घर पे 14 घंटे छापे मार के आए, एक बूढ़ी माँ मेरी मिली थी जिनका नाम है राधिका सिंह, और मैं ऐसा सांसद हूँ कि मुझे अपने इंश्योरेंस का पैसा जमा करना था, तो मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी माँ ने जिसको कि पेंशन मिलती है, उसने मेरे खाते में 1.5 लाख रुपए भेजा। अब क्योंकि ये जिक्र आपने तो खुद ये ही छेड़ा है, तो ये है इन्वेस्टिगेशन। मैं चाहता हूं इसको लाइव चलाया जाए, पूरा देश जाने कि संजय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की क्या जांच की ईडी ने, क्या पूछताछ की ईडी ने, हर ख्वाहिश मोदी पूरी नहीं जी होती अमित है। शाह की क्या मंशा थी। मैं तो जीवन में अगर कभी मौका लगा तो मैं तो कोर्ट से ही हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इसको प्लीज चलवाइए, पब्लिक डोमेन में डालिए। ये वही वाली बात है, संजय जी की चाहते तो बहुत होती है लेकिन पूरी हो नहीं पाती नहीं, है। इसमें कोई मेरे व्यूवर्स भी जरूर भाई चाहते आप होंगे। एक चीज बताइए मुझे कि आपने एक आदमी को बिना मतलब गिरफ्तार करके 6 महीने जेल में रखा है, 183 दिन। आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला क्या नहीं निकला, बिल्कुल पता चलना जैसे चाहिए। कि आपने पूरे जो खबरें मेरे खिलाफ देश में चलवाई, तो जो जांच आपने की वो भी देश को जानना चाहिए ना। जो इन्वेस्टिगेशन आपने मेरे खिलाफ की, जो तथ्य आपने इकट्ठा किए, जो पूछताछ आपने मुझसे की, वो पता होना चाहिए देश को। इसमें क्या बुरी बात है? और आपने रिकॉर्डिंग इसीलिए किया। मुझसे जब भी पूछताछ करते थे हाँ। तो कहते थे कि एक बात ध्यान रखिएगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है सारी चीजें। वो नॉर्मल प्रोसीजर है, वो तो हाँ ठीक रिकॉर्डिंग है, तो मैं रहती कह रहा हूं है। अच्छी हाँ। बात है। तो रिकॉर्डिंग किस लिए करते हैं आप? इसलिए कि मैं बाद में उसको झुठला ना मुकर न सकूं, जाएं, और हाँ। वो भी झुठला ना सके। ठीक बात। तो आप एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, हाँ। एक सांसद को आप आए और उठा के लेके चले गए, आपको उसकी माँ का नाम नहीं मालूम, उसके पिता का नाम नहीं मालूम। 14 घंटे आप इस घर में सर्च कर रहे हैं, आपको चवन्नी नहीं मिली यहां से, और आप जो है इतना बड़ा मामला बना के 183 दिन आपने मुझे जेल में रख दिया, सिर्फ इसलिए कि मोदी खिलाफ बोलते हैं, अडानी खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, इनको हम देख लेंगे, इनको टिकट ब्लैक किया कह के प्रचारित करेंगे, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाएंगे, ये तो चुपचाप घर बैठ जाएंगे। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। ये जितना हमसे लड़ेंगे उतना लड़ूंगा इनसे, ये बिल्कुल तय है। मेरी लाइफ का एकदम क्लियर फंडा है। जितना ये भाजपा वाले हमसे लड़ना चाहेंगे, इनके ट्रॉल लड़ना चाहेंगे, इनकी एजेंसीज लड़ना चाहेगी, उतना लड़ेंगे इनसे। कोई पीछे हटने का सवाल नहीं है। ये मुझे लग रहा है जेल से आने के बाद ज्यादा नहीं, हौसला बढ़ गया है। जेल जाने से पहले भी ये था। हाँ, ये बात आपने ठीक कहा कि जब मैं 6 महीने जेल में था, तो मैं जब सुबह उठता था तो 24 घंटे में कई बार ये सोचता था कि जिस दिन बाहर निकलूंगा इनको ठीक से मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और वो काम मैंने अपना पहला कदम जेल से बाहर रखते ही किया, वो आप लोगों ने देखा होगा। हाँ। तो इसलिए वो अच्छा हुआ इन्होंने मुझे जेल भेजा, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन उससे ये मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाया। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल आजकल कहाँ हैं। दूसरा सवाल जो हर कोई पूछना चाहता है वो ये है कि राघव चड्ढा कहाँ है, और बहुत दिन से नहीं है। राघव चड्ढा के माता जी की तबीयत खराब है, तो अभी वो उनके ट्रीटमेंट में परेशान है। राघव चड्ढा जी तब भी नहीं थे जब आपके बड़े नेता जेल में थे, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। उस समय हमें ये बताया गया था सभी को कि राघव चड्ढा अपने आंख के इलाज के लिए बाहर गए नहीं, वो भी था, इलाज के लिए भी बाहर था। और एक बात आप मुझे बताइए कि ये किसी पार्टी के लिए कितनी अच्छी रणनीति हो सकती है कि उसके सारे नेता जेल में चले जाएं, एक भी आदमी पैरवी करने वाला बाहर ना बचे। ये अच्छी बात हो सकती है क्या? तो हो सकता है उस रणनीति के तहत उनको कहा गया कि भाई तुम्हारे ऊपर भी घेराबंदी कर सकते हैं, आप थोड़ा बच के रहो। क्या दिक्कत है इसमें? आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप मतलब बच मैं के ये रहिए। कह रहा हूं कि हर आदमी के ऊपर सवाल उठाना या संदेह के घेरे से देखना या क्वेश्चन करना वो ठीक नहीं है। तो हर आदमी की अपनी अलग अलग भूमिका है। एक टीम के अंदर कोई अच्छा डिफेंस करता है, कोई फ्रंट फुट पे खेलता है, कोई कुछ। तो लेकिन खेलता फुटबॉल है, में भी तो रणनीति है ना। मैदान छोड़ के नहीं चला जाता है। नहीं, मैदान छोड़ के कैसे लग रहा है आपको कि भाग गया? मैदान में है।
अगर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं तो राघव चड्ढा भी दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन तवज्जो उन्हें उतनी ही मिलती है। अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, अगर वो सामने नहीं आ रहा है, अगर वो खुलकर लड़ नहीं रहा है, तो फिर उसको तवज्जो भी वो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि राघव चड्ढा की जो इमेज है, जो प्रायोरिटी आप लोग देते हैं, वो तो वैसे ही देते हैं। मैंने कहा ना आपको कि हर एक संगठन में अलग अलग आदमी की भूमिका अलग अलग होती है। जो काम केजरीवाल साहब कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। जो काम मुझे करना चाहिए वो मुझे ही करना है। वो मैं उम्मीद करूं कि अरविंद केजरीवाल जी वो काम करेंगे तो मेरी वो उम्मीद गलत है। जो राघव की अपनी क्षमता है बोलने की, बातों को रखने की, वो उसका अपना तरीका अभी है। उनकी क्या जिम्मेदारी है राघव चड्ढा की? अभी पार्टी में क्या जिम्मेदारी है? नहीं, वो राज्यसभा में साथ में है हम लोग। आप सांसद बिहार इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी में ताल ठोक रहे हैं। हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह से सक्रिय आप रहे, फिर दूसरे वो भी सांसद हैं। मैं हम समझता कैसे हूँ नहीं कंपेयर हमारे करें? साथियों को ऐसे जज करना ठीक नहीं है। ये आपस में एक भेद पैदा करने वाली बात होगी। सबकी अपनी भूमिका है, सबको अपना काम करने दीजिए, वो ज़्यादा ठीक है। मैं तो काम ही पूछ रही हूँ सर, राघव तो चड्ढा का क्या काम है? पार्टी तय करेगी, पार्टी देगी जो काम वो करेंगे। मैं पार्टी के इतने बड़े लीडर से पूछ रही हूँ कि राघव चड्ढा जी तब भी नहीं थे जब अरविंद नहीं, केजरीवाल जेल हमारे में ऊपर थे। भी भाई, हमारे जब वो ऊपर भी बाहर आए तब भी राघव चड्ढा हमारे नहीं ऊपर भी थे। बहुत सारे नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी हैं, उपचुनाव में भी मनीष नहीं सिसोदिया थे। जी हैं, सारी पीएसी है, तो वो तय करती है ना किसको क्या काम करना है। हाँ, संसद की जहां तक बात है, अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्योंकि माता जी की तबीयत उसके खराब है, तो इस समय वो अपने उनके सेवा में है, मदर के साथ। सोशल मीडिया पे आप बड़ा एक्टिव हैं सर। सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बड़ा तेजी से फैलाई गई एंड आई एम श्योर आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा एक पीआर एजेंसी लेकर के आ रहे हैं और वो पीआर एजेंसी अडानी के लिए काम करेगी। ये फालतू की खबरें हैं। ऐसी बेबुनियाद खबरों का मैं महत्व नहीं देता। अपना खबरें किसी ने बनाई, डाली, वो कौन लोग हैं, अब उनकी डिटेल में जाऊं, कोर्ट से उनको कितनी फटकार पड़ी है, क्या है, तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिना आग लगे धुआं नहीं उठता ना। नहीं, उस राघव व्यक्ति के बारे चड्ढा में की जिसने ये गैर ट्वीट किया, मौजूदगी, हाँ, जिस व्यक्ति का मैं नाम भी नहीं लूंगा उसका, जिसके ट्वीट और सोशल मीडिया पे जिसके माध्यम से बात फैलाई गई, उसको कोर्ट से एक मामले में जर्नलिस्ट को ही गाली देने और अपमानजनक बातें बोलने के लिए फटकार लग चुकी है। तो अब ऐसी झूठी खबरें फैलाने वाली बात लोगों का और ऐसे अभद्र लोगों की बातों का क्या जवाब दें? ठीक है, बिहार के ऊपर अब चर्चा कर लेते हैं। आप बहुत एक्टिव हैं बिहार में। खान सर से मिलके आए आप अभी? जी हाँ। क्या इरादा है? देखिए, खान सर से मेरी मुलाकात जो हुई थी वो सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी शादी में जा नहीं पाया था। उनका फ़ोन भी आया था, कार्ड भी आया था, तो मैं पटना गया हुआ था पार्टी के काम से, तो मुझे लगा कि एक अच्छे इंसान है, उनसे मिलना चाहिए। तो मैंने फिर बातचीत की और दोनों लोग मिले, अच्छे से बात हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रतिदिन करीब 50,000 लोग उनके इंस्टीट्यूट में आते हैं और बहुत न्यूनतम दर पे और लोगों की मदद करना, कोचिंग देना। उनकी कोचिंग से बड़े बच्चे ऐसे जो कि बड़ी मुश्किलों में अपनी पढ़ाई करते थे, उनको कोई किसी पद पे चुना गया, कोई किसी पद पे चुना गया, बड़ी सफलताएं मिली। तो वो सब बहुत सारी ढेर सारी कहानियां उनसे सुनने को मिली, बड़ी चैलेंजिंग, कि जब वो आए पटना तो कैसे उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज कहाँ पे खड़े हैं। तो ऐसे आदमी से तो मिलना चाहिए। खबर इसलिए बन जाती है ना कि दिल्ली में अवध ओझा जी के साथ एक्सपेरिमेंट कहीं बिहार में खान सर के साथ तो नहीं बन जाएगा? वहाँ वैसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। और हाँ। ऐसी झूठी बात मैं करूँ वो भी ठीक नहीं है, और मैं ऐसा करता भी नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको शादी के लिए बधाई देने गया था। अब बिहार में ही एसआईआर का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। मैं इसमें सवाल सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि क्यों विशेष मतदाता पुनरीक्षण का ये जो कार्य है उसमें आम आदमी पार्टी को दिक्कत है? क्या बहुत दिक्कत अच्छा है? सवाल आपने किया। और मैंने पटना में एक टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू किया था, तो वहाँ पे मैंने इस बात को कहा था कि बिहार का चुनाव वो ख़त्म हो चुका है।
और आपके पॉडकास्ट में भी मैं कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले जीत का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। एसआईआर पे अगर रोक नहीं लगी तो बिहार के चुनाव का अब कोई फिलहाल मतलब नहीं है। 52 लाख वोट के करीब काटे गए हैं। और दूसरी बात कि आपने एक तुगलकी फरमान जारी किया और कहा कि साहब जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र लाइए, अपने माँ का जन्म प्रमाण पत्र लाइए, अपने बाप का जन्म प्रमाण पत्र लाइए। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे 11 साल से प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, आज तक नहीं दिखा पाए। और आप चाहते 1 महीने के अंदर पूरे बिहार की करोड़ों जनता वो अपना सारा जन्म प्रमाण पत्र आपको दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जो कागज आप मांग रहे हैं चुनाव आयोग महोदय, वो मैं भी नहीं दे सकता इतनी जल्दी। तो इसका मतलब क्या है? आप टारगेट करके लोगों के वोट कटवा रहे हैं। वहां पे मरे हुए लोगों के फॉर्म जमा हो गए हैं। ऐसे वीडियो सामने आए जिसके पिता की मृत्यु 6 महीने पहले हुई और मां की मृत्यु 6 साल पहले हुई, उनके फॉर्म जमा हो गए। कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है वहां पे। आप बताइए, मजाक है? खुद से बीएलओ दस्तखत कर रहे हैं, खुद से दस्तखत करके फॉर्म जमा कर रहे हैं, इसलिए कि चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी कर दिया, उसको पूरा करना है बस। तो इस एसआईआर का क्या मतलब है? ये एसआईआर क्यों है? वोट कटवाने की मंशा से है? किसके? विपक्ष के? किसके? गरीब आदमी के, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, उनका वोट कटवाना है। तो ये तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है और मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इस घोटाले में बीजेपी के साथ मिला हुआ है। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं? अब एसआईआर, आप मुझे एक बात बताइए। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाइए तो क्या कहते हैं? आधार कार्ड लेके आओ। निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाइए तो क्या कहते हैं? आधार कार्ड लेके आओ। पासपोर्ट बनवाने जाइए तो क्या कहते हैं? आधार कार्ड लेके आओ। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने जाइए तो कहते हैं आधार कार्ड लेके मत आओ, वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पासपोर्ट लेके आओ। यानी जिस पासपोर्ट को बनाने के लिए आपका आधार कार्ड मांगा जाता है, उस पासपोर्ट को मांगा जा रहा है मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए। लेकिन कोर्ट ने कहा ना कि आधार को आप मानिए। ओहो, उन सलाह चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने कहा कि महोदय आपने सलाह दी थी, मेरे ऊपर कोई सीधा आपने आदेश नहीं जारी किया था। आपने शायद ये बात सुनी होगी। साफ तौर पे चुनाव आयोग ने कहा कि आपने हमें सलाह दी थी कि आधार को भी पहचान में शामिल करो, लेकिन आपने कोई आदेश नहीं दिया था। मतलब मैं इसका ये इन्वर्टेड कामा में मैं बता रहा हूं जो उन्होंने बोला कोर्ट मैं के अंदर। ये मानूं कि आप एसआईआर के तो साथ हैं, 1 महीने के समय के साथ नहीं है। अगर और समय मिल जाए तो आप एसआईआर क्यों? आप मुझे बताइए। 24 में मई के अंदर चुनाव होता है। उसी लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों ने वोट दिया, आज वो सबके सब फर्जी हो गए। पर संजय जी, कहीं ना कहीं तो शुरुआत कभी ना कैसे कभी तो कैसे होगी? आप बताइए। 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर रहते हैं, कैसे अपना प्रमाण पत्र दिखाएंगे जाके? वो अपना काम धंधा छोड़ के, मजदूरी छोड़ के, ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई ई रिक्शा चलाता है, तभी तो मैंने कहा कि आप एक किसी महीने डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सारी नौकरी छोड़ के वो जाएगा अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाने के लिए। नहीं, आधार आपने किस लिए बनवाया था? मैं ये कह रही हूँ संजय जी कि आपने कहा ना कि एक गरीब आदमी जो दूसरे राज्य में आधार में आपने बायोमेट्रिक लिया था ना। बिल्कुल। आधार में आपने रेटिना लिया था ना। तो आप फिर आधार का क्या मतलब था जिसको लेके आपने इतने बड़े बड़े दावे किए? आप बताइए मुझे। आधार लागू हो जाए, अगर सलाह नहीं लागू हो जाए, तब आप एसआईआर के साथ मैं कह रहा हूं एसआईआर क्यों? इसका जवाब मुझे दीजिए ना पहले। एसआईआर क्यों? किस मंशा से? क्या पर्पज है आपका? उसका रिवीजन हो जाएगा। नहीं क्या अरे रिवीजन तो आप खुद ही करके डाल चुके हो लिस्ट को। भाई दिल्ली के अंदर मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक मंत्री जी का घर है जिनका लोकसभा में 3 वोट था उस घर में। विधानसभा में जब वो केजरीवाल से चुनाव लड़ने लगे तो उनके घर में 33 वोट हो गया 6 महीने के अंदर। एक घर है
यहाँ बीपी हाउस में, वहां पे 2 वोट था लोकसभा में, 2 वोट। फ्लैट है, छोटा सा, बीपी हाउस में कोई घर भी नहीं होता, फ्लैट है 2 कमरे का। और विधानसभा के चुनाव में 18 वोट हो गए। हाँ, ये आप एक लोगों ने मंत्री जी पहले- के घर में, अब थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको जो ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। एक मंत्री जी के घर में 4 वोट थे, लोकसभा में और विधानसभा में 22 वोट हो गए। एक के यहां 3 वोट थे और विधानसभा में 15 वोट हो गए। हमने इसकी पूरी जानकारी दी। हमने कहा भाई ये आरोप आप लगाते, आप देखिए ना, आप आरोप लगाते हैं कि ये गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई, पूरा पाक साफ होना चाहिए, चुनाव तो बिल्कुल निष्पक्ष। तुम्हारे खुद के केंद्रीय मंत्री इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, चुनावी भ्रष्टाचार में और घोटाला कर रहे हैं। उनका तो तुम्हें इस्तीफा लेना चाहिए। न चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है, न भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करती है, और आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं कि हम बड़ा निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं देश के अंदर। यह है निष्पक्ष चुनाव। देश की राजधानी का यह घोटाला है जो मैं आपको बता रहा हूं। इतना ही नहीं, और आगे सुनिए, 4700 वोट, किसी विधानसभा में 5000 वोट, किसी विधानसभा में 2200 वोट, एक बूथ पे 580 वोट कटवाने के एप्लीकेशन कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। तो यह निष्पक्ष चुनाव है। इस तरह से फिर चुनाव का देश में कोई मतलब रहेगा? आप मुझे बताइए। उसी वोटर लिस्ट से हाँ। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा में 5-5 हजार वोट काटने की एप्लीकेशन बीजेपी के लोग दे रहे हैं। मेरी पत्नी का खुद का वोट काटने का एप्लीकेशन चला गया, मेरी वाइफ का। आप बताइए। क्योंकि मैं ये सारी बातें दिल्ली चुनाव के समय सुन चुकी हैं आप। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक बात। वही चीज आप सोचिए कि जहां पे एसआईआर नहीं था दिल्ली में, तो वहां तो ये घपला कर रहे थे। अब एसआईआर के नाम पे आपने वहां पे इतने प्रमाण पत्र मांग लिए, इतनी जानकारियां मांग ली जो गरीब आदमी के पास संभव नहीं है। और बीजेपी को पता है कि जो हमारा मतदाता है वो तो आसानी से कागज इकट्ठा कर लेगा, लेकिन जो विपक्ष के लोगों का मतदाता वर्ग है उसके पास ये सारे कागजात नहीं होंगे। उनके समर्थक वर्ग के लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं, या उनके समर्थक वर्ग के लोग आदिवासी हैं, या दलित हैं, या पिछड़ा है, या वो कमजोर लोग हैं, वो नहीं बनवा पाएंगे। हमारे वोट बने रहेंगे, हम आराम से चुनाव जीत जाएंगे। तो अभी से ही ढोल पीट लो ना, क्या जरूरत है चुनाव कराने की? नौटंकी क्यों कर रहे हो भाई? आज ही से मिठाई खाओ, बोलो हम ही खिला देते हैं ला के मोदी जी को मिठाई, हाँ हाँ जीत गए मोदी जी, ये हमसे 12 प्रमाण पत्र आप लीजिए।